हाइपरटेंशन आके पल्मोनरी हाइपरटेंशन याद रखना कब होता है, जब हमारे पास पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर इज ग्रेटर देन 70 से 25 mmHg at rest and 30 mmHg at exercise। ठीक है, तो दोनों कैटेगरी जाते हैं एट रेस्ट और एक्सरसाइज में भी। तो पल्मोनरी आर्टीरियल, रिमेंबर हम आर्टीरियल प्रेशर को देख रहे होते हैं, ठीक है, 25 mmHg से ज़्यादा एट रेस्ट और 30 से ज़्यादा एट एक्सरसाइज, यूजली हम ये वाली फॉलो करते हैं, ठीक है। इसमें बस डिफरेंट कैटेगरीज होती है, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जिसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जो कॉजेज होती हैं बेसिकली फॉर पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, जो ग्रुप 1 है ना उसमें सिर्फ हमारे पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन की कॉजेज आती हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ कोई लंग के सिर्फ मतलब कोई आर्टीरियल मसला है, कोई वैस्कुलर मसला है, ठीक है। तो एनीथिंग दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स द पल्मोनरी वैस्कुलेचर, तो वो हमारे पास वैस्कुलर रेजिस्टेंस को ज़्यादा कर रही होगी। इसकी वजह से हमारे पास वैस्कुलर रेजिस्टेंस अगर क्रॉनिकली ज़्यादा होता है क्या होता है, थिकनिंग होना शुरू होती है ऑफ द आर्टीरियल वॉल्स, ठीक है। जब आर्टीरियल वॉल्स की थिकनिंग होना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, ओवर टाइम हमारे पास ये थिक होना शुरू होगा, तो यहाँ से हमारे पास जाहिर सी बात है ब्लड फ्लो स्लगिश होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाएगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन वर्सन होना शुरू हो जाएगी। जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाती है तो इससे थिकनिंग होगी आर्टेरियल वॉल्स की, तो यहाँ पर पल्मोनरी हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रही है, वो क्रॉनिकली रह रही है, तो मजीद तो थिकनिंग करवाएगी, थिकनिंग मजीद करवाएगी, तो मजीद हमारे पास वहाँ से विशेष साइकिल चलता रहेगा कि ये हमारे पास फर्दर थिकनिंग करवाने से मजीद पल्मोनरी हाइपरटेंशन कोर्स करेगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा तो मजीद थिकनिंग होगी, ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली ये पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन ग्रुप 1 होता है, ज़्यादा होता है मिडिल एज फीमेल्स में, और प्रोग्नोसिस पूर होता है क्योंकि एक दफ़ा ये साइकिल में एंटर हो जाता है, फिर ऑब्वियसली वहाँ से इट कैन कीप। कॉजेज़ क्या होती हैं, इडियोपैथिक होता है, हेरिडिटरी होता है। हेरिडिटरी बेसिकली हमारे पास BMPR2 जीन का नाम याद रखना। ये जीन क्या, इसी म्यूटेशन हो जाए तो बेसिकली ये जीन करता क्या था कि ये हमारे पास वैस्कुलर जो स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन था ना उसको कम करता था, ठीक है। तो वैस्कुलर स्मूथ मसल प्रोलिफरेशन को ये वैस्कुलर स्मूथ मसल प्रोलिफरेशन को कम करता था। जब इसकी हमारे पास म्यूटेशन हो जाएगी तो वैस्कुलर स्मूथ मसल प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाएगी। जब स्मूथ मसल ज़्यादा बनना शुरू हो गए इन दी वॉल्स तो फिर हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता हाइपरट्रोफी होना शुरू हो जाएगी, ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर होना शुरू हो जाएगी, तो थिकनिंग होना शुरू हो जाएगी वॉल्स की, ऑब्वियसली हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है एंडोथेलियल डिस्फंक्शन। एंडोथेलियल डिस्फंक्शन से क्या मुराद है कि हमारे पास कोई भी एंडोथेलियल डिस्फंक्शन हो जिस वजह से एंडोथेलिन जो है वो ज़्यादा रिलीज हो रहा है और नाइट्रिक ऑक्साइड कम रिलीज हो रहा है। एंडोथेलिन इज अ vasoconstrictor and nitric oxide is a vasodilator। तो अगर दिस एंडोथेलिन की रेशो इज मोर देन नाइट्रिक ऑक्साइड की कोई भी एंडोथेलियल डिस्फंक्शन हो रहा है तो फिर हमारे पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रहा है, ठीक है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज, कंजेनिटल हार्ट डिजीज में क्या होता है कि हमारे पास जो ASD है, PDA है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और PDA में जो हमारे पास हो रहा होता है तो हमारे पास लेफ्ट टू राइट शंट हो रहा होता है। इससे क्या होता है कि हमारे पास इंक्रीज सर्कुलेटरी वॉल्यूम होता है इन द पल्मोनरी आर्टरीज, क्योंकि हमारे पास बेसिकली हो ये रहा है कि ये हार्ट है ना, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। यहाँ पर हमारे पास एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, लेफ्ट एट्रियम में हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होता है। इस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट शंटिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब लेफ्ट टू राइट शंट होना शुरू हो जाएगा कि यहाँ से ब्लड यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से जो ब्लड पल्मोनरी वेसल्स में जा रहा है उसका ज़्यादा होता जाएगा ना, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि देख तो यहाँ से पीछे वेना कैवा से भी ब्लड आ रहा है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास यहाँ लेफ्ट एट्रियम से ब्लड वापस राइट एट्रियम आ रहा है, तो जो पल्मोनरी प्रेशर है वो हमारे पास ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा, तो पल्मोनरी सर्कुलेटरी प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। और जब हमारे पास इतना प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा आर्टरीज के अंदर तो वहाँ पर ओवर टाइम थिकनिंग होना शुरू हो जाएगी, जब थिकनिंग होना शुरू हो जाएगी तो क्या कहते हैं हाइपरटेंशन हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा पोर्टल हाइपरटेंशन, ड्रग्स, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, कनेक्टिव टिश्यू को डिसऑर्डर इस वजह से हमारे पास ज़्यादा हो रहा है, तो तब हो सकता है क्योंकि जाहिर सी बात है कनेक्टिव टिश्यू भी होता है इसमें वॉल में, ठीक है। कोई शिस्टोसोमियासिस हो सकता है, ये एच आई इन्फेक्शन, ये तो इन्फेक्शस कॉज से ज़्यादा करना, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, एंडोथेलियल डिसफंक्शन, हेरिडिटरी जो कि BMPR2 जीन की वजह से हो रहा है, ये सारे हमारे पास वैसे कॉजेज हैं, ठीक है। और पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से हो सकते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा कि हमारे पास क्या होगा पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, आई थिंक ओके, आई एम नॉट श्योर पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा, मगर इसकी वजह से भी हमारे पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रही होती है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है ग्रुप 2। ग्रुप 2 इज लेफ्ट हार्ट डिजीज। लेफ्ट हार्ट डिजीज में बेसिकली हमारे पास अब कार्डियक कॉजेज आ जाती हैं। अब हमारे पास कोई लेफ्ट हार्ट डिजीज हो रही है यहाँ पर, तो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट सॉरी राइट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में कोई है, लेफ्ट वेंट्रिकल में कोई मसला आ रहा है, कोई माइट्रल स्टेनोसिस हो रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा कि यहाँ से ब्लड वापस आएगा पल्मोनरी में, लंग्स में, ठीक है। जब हमारे पास लंग्स में जाएगा तो वहाँ पर हमारे पास जाहिर सी बात है जब वहाँ ब्लड यहाँ रेजिस्टेंस है और पीछे बैक फ्लो ज़्यादा हो रहा है लंग्स के अंदर, तो फिर हमारे पास वहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी, जब ज़्यादा होती जाएगी तो फिर हमारे पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी, ठीक है। स्पेसिफिकली हम सिर्फ किसी बात करते हैं लेफ्ट हार्ट डिजीज की, ठीक है। मेसोमेटल स्टेनोसिस आ सकता है, रिगर्जिटेशन आ सकता है, लेफ्ट हार्ट फेलियर, ठीक है, सब हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही होती है।
ग्रुप 3 में हमारे पास लंग डिजीजेज आ जाती हैं और क्रॉनिक हाइपोक्सीमिया आ जाता है। जो ग्रुप 1 था ना, इसमें हमारे पास वैस्कुलेचर की बात हो रही थी, पल्मोनरी वैस्कुलेचर को जो चीज़ अफेक्ट कर सकती है। इसमें हम लंग डिजीजेज की बात करेंगे जो कि पेरेन्किमा वगैरह को अफेक्ट करते हैं, एल्वेोलाई को अफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग पेरेन्किमा होगा तो सीओपीडी हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस हो जाएगा तो रिस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज हो जाएगी, हाइपोक्सीमिक वेसोकंस्ट्रिक्शन हो सकता है। हाइपोक्सीमिक वेसोकंस्ट्रिक्शन बात की थी कि हमारे पास, वैसे तो रिस्ट्रिक्टेड में से बात की थी कि और हमने इसमें भी बात की थी रेस्पिरेटरी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में भी, कि हमारे पास बेसिकली जब वो नहीं जा रहा होता है यहाँ पर, क्या कहते हैं, एक दफ़ा हम फिर रिवाइज कर लेते हैं। ये एल्वियोली था, ये हमारे पास वेसल थी। यहाँ पर हम बात की थी एआरडीएस में हाईली मेम्ब्रेन बन जाती है। जब यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रहा होगा ना वेसल्स में, तो हमारे पास एक पॉइंट आएगा जब यहाँ पर बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होना शुरू हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजनेट नहीं हो पा रहा, ठीक है। जब एक पॉइंट आएगा जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा ना, तो द बॉडी हैज टू शंट द ब्लड टुवर्ड्स मोर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, जैसे कि ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, एड्रीनल्स हो गए, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास बाकी सारी जो जगह होती है ना, उसमें हमारे पास वेजो कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है आर्टरीज की, ठीक है। और लंग्स इज वन ऑफ दोस प्लेसेस, तो यहाँ पे वेजो कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी क्योंकि हाइपॉक्सिया हो रहा है, देन हैज टू प्रिजर्व द ब्लड फॉर मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स, ठीक है। तो इसको कहते हैं हाइपॉक्सिक वेसोकंस्ट्रक्शन, उसकी वजह से भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास हाई ऑल्टीट्यूड्स में ऑब्स्ट्रक्टिव लंग स्लीप एपनिया में भी हाइपॉक्सिक वेसोकंस्ट्रक्शन होती है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड्स में ऑब्वियसली पता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर रही होती है, और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की भी अपनी होती है। नॉट श्योर अबाउट इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ऑल दिस कंडीशंस लीड टू डिक्रीज वेंटिलेशन। अगर देखो तो हमारे पास पेरेन्किमा का फाइब्रोसिस है या हाइपॉक्सिया है, तो फिर हमारे पास वेंटिलेशन को अफेक्ट हो रही है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होती है, कंस्ट्रक्शन होती है पल्मोनरी वैस्कुलेचर की, ठीक है। हमारे पास अगर क्या कहते हैं वेंटिलेशन पूरी लंग की कम होना शुरू हो जाए तो फिर एंटायर वेस्कुलेचर कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। सिर्फ एक तो वेसल से कंस्ट्रिक्ट होने से नहीं होता, और ज़्यादा सारी वेसल कंस्ट्रिक्ट हो तो ओवरऑल हमारे पास इफेक्ट पल्मोनरी हाइपरटेंशन का आता है। ग्रुप 4 इस थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज, कोई भी हमारे पास में पीई आ जाता है, ठीक है। पीई की वजह से क्या होगा कि हमारे पास वहाँ पर वेस्कुलर रेजिस्टेंस, यहाँ पर अगर एम्बोलिज्म पड़ा हुआ है तो पीछे वो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास वो हो जाएगी, हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी। अच्छा, फिर हमारे पास मिसलेनियस आ जाते हैं, इसमें हमारे पास हेमेटोलॉजिकल कॉजेज आ सकते हैं, सिस्टमिक डिजीज जैसे हमने बात की थी, सार्कोइडोसिस आ सकता है, ठीक है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, एसिडोसिस आ सकते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ सकते हैं, और कोई कंप्रेशन बाय ट्यूमर आ सकता है। क्लिनिकल फीचर्स सेम होते हैं, ऑब्वियसली हमारे पास एक ही होंगे। पल्मोनरी हाइपरटेंशन की एक्सर्शनल डिस्पनिया होगा इसमें, ठीक है। फटीग, चेस्ट पेन, सिंकपी विद एक्सर्शन, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास साइंस ऑफ सिंकपी आई थिंक इसकी हो रही थी क्योंकि हमारे पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रही है, तो कार्डिक आउटपुट थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा होगा, I don't know. Actually, I'm not even gonna bother. Exertional dyspnea or syncopate with exertion. साइंस में हमारे पास साइंस ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और राइट हार्ट फेलियर, सॉरी ये राइट हार्ट फेलियर होना चाहिए था। ये दोनों आ सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास बैक फ्लो ज़्यादा होता रहेगा तो राइट वेंट्रिकल में आएगा और सारा ये होगा, ठीक है। डायग्नोसिस में हमारे पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन को हम डायग्नोस कैसे करते हैं, ईसीजी करवाते तो हमारे पास राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी आ रही होगी, चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो हमारे पास इनलार्ज पल्मोनरी आर्टरीज नजर आ रही होंगी, और साथ में हमारे पास प्लस माइनस क्लियर लंग फिल्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन अंडरलाइंग कॉज। अगर तो हमारे पास अंडरलाइंग कॉज ग्रुप 2 या 3 में से कोई है जिसमें हार्ट या लंग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो फिर हमारे पास कोई अंडरलाइंग कॉज नजर आ जाएगी। एको में हमारे पास जाहिर सी बात है डायलेटेड पल्मोनरी आर्टरीज होंगी, हाइपरट्रोफी हो गया, एट्रियम राइट वेंट्रिकल की एब्नॉर्मल मूवमेंट ऑफ आईवी सेप्टम, और राइट हार्ट कैथेटराइजेशन करवाएंगे तो हमारे पास कंफर्मेटरी टेस्ट होता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन का, तो उसमें पता चल जाएगा अगर हमारे पास राइट हार्ट में प्रेशर ज़्यादा 25 से ज़्यादा तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। ट्रीटमेंट हम अंडरलाइंग डिजीज को ट्रीट करेंगे, और सिर्फ ग्रुप 1 जिसमें हमारे पास पल्मोनरी वैस्कुलेचर का अफेक्ट आया था उसमें हम वेस्ट एजेंट्स दे सकते हैं, क्योंकि वो सही बात है हमारे पास वेसल्स स्टार्ट करेंगी। इसमें भी हमें देखना है कि हम किस तरह स्टार्ट करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड से, फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर से, डेनाफिल, फिर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स वगैरह पे जा सकते हैं, और फिर एंडोथेलिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट दे सकते हैं अगर हमारे पास एंडोथेलिन वो abnormalities हैं, डिसफंक्शन है। इसके अलावा हम ऑक्सीजन डायरेटिक्स दे सकते हैं, और लंग ट्रांसप्लांट हमारे पास डेफिनेटिव होता है।